हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग हब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम सरिता रॉय और हम लोग आज इस लेक्चर में यूकारियोटिक सेल के इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब होता है? ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसे कोशिकांग जो झिल्ली से घिरे हैं और उनका काम क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये ऐसे 4 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनका काम क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आपस में संबंधित है। और इसी सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग आज के लेक्चर में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अंतःप्रद्रव्य जालिका। इंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? इनसाइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलना। और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का मिलना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, ऐसा कोशिका अंग है जिसमें हमें एक झिल्ली देखने को मिलेगा, सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। और जब कभी भी हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोप्लाज्म में देखते हैं तो इनका 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब ये हमारे साइटोप्लाज्म में 3 तरह से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ये 3 फॉर्म में देखने को मिलेंगे, जिसमें से है, एक तो है सिस्टर्ने, एक है वेसाइकल और एक है टिब्यूल। ये क्या है? ये है सिस्टर्ने, सिस्टर्ने। इसे हम लोग बोलेंगे वेसाइकल। और ये क्या होता है? ये होता है टिब्यूल। टिब्यूल और सिस्टर्ने में क्या अंतर है? जो टिब्यूल है इसमें ब्रांचेस देखने को मिलेगा, इसमें हमें इस तरह के ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। और वही सिस्टर्ने में कोई ब्रांचिंग नहीं प्रेजेंट होता, कोई भी ब्रांचिंग हमें सिस्टर्ने में देखने को नहीं मिलता। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब कभी भी हम लोग साइटोप्लाज्म में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये साइटोप्लाज्म को, ये कोशिका द्रव को 2 चैम्बर में बांट रहा हो, 2 कंपार्टमेंट में बांट रहा हो। तो ऐसा क्यों लगता है? मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर हैं और मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ल्यूमेन बोलेंगे। और ये क्या है हमारा? ये है साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ऐसा दिखता है कि जो मेम्ब्रेन का अंदर वाला पार्ट है, साइटोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेन का अंदर वाला पार्ट है, उसे हम लोग ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कह देंगे। क्या कहेंगे? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कह देंगे। और मेम्ब्रेन के बाहर वाले पार्ट को क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट बोल देते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। तो जब कभी भी हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करते हैं तो साइटोप्लाज्म में हमें ऐसा दिखता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को 2 चैम्बर में बांट रहा हो। कौन कौन सा चैम्बर? एक वो चैम्बर है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, उसे बोल देते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और एक वो चैम्बर, एक वो कंपार्टमेंट जो मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाएगा, उसे बोल देंगे साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। वही लिखा हुआ है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। एक है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 टाइप होता है। एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। अब जब कभी भी, जब कहीं भी हमें सेल में या किसी भी सेल ऑर्गेनेल में राइबोसोम देखने को मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहां पे क्या होगा? वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, वहां पे प्रोटीन संश्लेषण होगा। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसमें राइबोसोम नहीं मिलता। इसमें क्या होता है? राइबोसोम नहीं मिलता। तो राइबोसोम नहीं देखने को मिला तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा। ये क्या नहीं करेगा? प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो कुछ तो कर रहा होगा ये सेल में। तो ये क्या करता है? ये लिपिड बनाता है। ये क्या करता है? ये वसा का संश्लेषण करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करता है?
ये प्रोटीन बनाता है। ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। और दोनों ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, या न्यूक्लियस के कांटेक्ट में होते हैं, या न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं, केंद्रिका से जुड़े होते हैं। वही हम लोग देखेंगे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है। जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम भी दो तरह का होता था, एक है 70s टाइप और एक है 80s टाइप। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें कौन सा टाइप देखने को मिलता है? 80s टाइप। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और दोनों ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एक होता है आउटर और एक होता है इनर। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यह आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, यह आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। रिमेन्स इन कंटिन्यूअस ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, वह न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डिराइव कहाँ से हुआ था? ये न्यूक्लियस से डिराइव होता है, न्यूक्लियस से उत्पन्न होता है। और जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या देखा कि वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है, और जहां भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का संश्लेषण देखने को मिलेगा। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या देखा कि राइबोसोम एब्सेंट है, राइबोसोम देखने को नहीं मिलता है, तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, कुछ तो बनाएगा। तो क्या बनाता है? या लिपिड बनाता है। और एनिमल सेल में, हमारे सेल में, ये क्या करता है? स्टेरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाता है। और मसल सेल में जो है, मसल सेल में यह कैल्शियम स्टोर करता है। जब कभी भी आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, तो वहां पे मसल्स हमें पढ़ाए जाते हैं, मसल टिश्यू। तो उनमें क्या होता है? उनमें हमने देखा होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देखा होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? या एक तरह का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि क्या करता है? कैल्शियम स्टोर करता है। और अगर अगर कहीं मसल सेल में कैल्शियम की कमी आ गई, तो वहां पे क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे मसल सेल में कैल्शियम की कमी हो गई, तो हम लोग अपने हाथ पैर को भी ठीक ढंग से मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत आने लगती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? गोल्जी काय। गोल्जी क्या है? काय क्या है? यह भी एक तरह का ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें एक झिल्ली देखने को मिलेगी। और इसका डिस्कवरी किसने किया था? इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। कब किया था? 1898 में। और ये दोनों पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ये भी क्या होता है? रिमेन्स क्लोज टू न्यूक्लियस, केंद्रिका के काफी नजदीक होता है। गोल्जी काय क्या है? एक तरह का फ्लैट शेप, चपटे चपटे आकार का सेल ऑर्गेनेल, जो कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। और इनके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टरने कहते हैं। इनका काम क्या है? जो भी प्रोटीन या लिपिड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आया है, उसका मॉडिफिकेशन करे, उसको सजाए, या उसको श्रृंगार करे, उसको मॉडिफाई करे। किसमें मॉडिफाई होता है? गोल्जी बॉडी में मॉडिफाई होता है। तो हमने गोल्जी बॉडी में क्या देखा? गोल्जी बॉडी में देखा कि ये एक तरह का ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, एक तरह का ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। जो कि कितने मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है? एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। और ये किस आकार का होता है? ये चपटे आकार का होता है। इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? सिस्टरने बोलेंगे। गोल्जी काय का क्या काम है? गोल्जी काय क्या करता है? जो भी प्रोटीन या लिपिड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आए, उसको सजाने का काम होता है, उसको मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन में, प्रोटीन कहां से बनकर आया है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और लिपिड कहां से बनकर आया है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो प्रोटीन और लिपिड में कार्बोहाइड्रेट का जोड़ना,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन और लिपिड बनकर आया है, गोल्जी काय उसमें कार्बोहाइड्रेट जोड़कर उसको मॉडिफाई कर देता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे, ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से क्या जुड़ा हुआ है, इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और गोल्जी काय भी क्या होता है, न्यूक्लियस के कांटेक्ट में होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है। ये क्या है हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे क्या हुआ, इससे प्रोटीन बनकर आया, क्या बनकर आया, प्रोटीन बनकर आया, प्रोटीन बनकर आया। किसमें बनकर आता है, वेसाइकल में पैक होकर आता है। और यहां से क्या बनकर आया, यहां से लिपिड बनकर आया। यह वेसाइकल, इसमें क्या है, लिपिड, और इसमें क्या है, प्रोटीन। अब ये वेसाइकल क्या होता है, गोल्जी काय के सिस पार्ट से फ्यूज हो जाता है। ये कौन सा पार्ट है, सिस। और ये कौन सा पार्ट है, ट्रांस। ये क्या होता है, सिस पार्ट से फ्यूज हो जाता है, सिस पार्ट से फ्यूज हो जाता है। और इसके ल्यूमेन में क्या होता है, गोल्जी काय के ल्यूमेन में चला जाता है। और गोल्जी काय के ल्यूमेन में क्या होता है, इससे प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर उसे सजाना हो, चाहे कपड़े पहनाना हो, तो वो काम कौन करता है, गोल्जी काय करता है। और और इसी के ल्यूमेन से बाहर आ जाता है ये मॉडिफाइड प्रोटीन और लिपिड जो है, ये इसके गोल्जी काय के ल्यूमेन से बाहर आ जाता है, किस फेज से, ट्रांस फेज से। तो याद रखिएगा, सिस फेज से इंटर करेगा और उसका मॉडिफिकेशन होगा इनसाइड ल्यूमेन ऑफ गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी। और फिर जो है वो मॉडिफाइड प्रोटीन और लिपिड जो है वो ल्यूमेन से बाहर आ जाता है, किस फेज से बाहर आता है, ट्रांस फेज से बाहर आता है। तो गोल्जी बॉडी में हमने क्या देखा, गोल्जी बॉडी क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन और लिपिड का, उसको कार्बोहाइड्रेट उसमें जोड़ता है और क्या बना देता है, ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है और ग्लाइकोलिपिड बना देता है। आगे क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, एक तरह का वेसाइकल होता है जो कि झिल्ली से घिरा हुआ है। और ये किससे प्रोड्यूस होता है या किससे उत्पन्न होता है, या गोल्जी काय से उत्पन्न होता है। जो हमारा लाइसोसोम है, लाइसोसोम भी साइटोप्लाज्म के अंदर हमें देखने को मिलेगा। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ये वैसे एंजाइम है जो पानी का यूज करके, पानी का मदद लेकर जैव अणु को तोड़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। कौन कौन से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। इन सभी को तोड़ने के लिए कोई ना कोई एंजाइम्स होता है, और वो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो है कौन है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेटेज। फिर प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीएज। लिपिड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, लाइपेज। और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियेज। ये सभी एंजाइम जो हैं, या अम्लीय पीएच, एसिडिक पीएच पर एक्टिवेट होते हैं। और अगर मान लो लाइसोजाइम से गलती से भी कोई भी एंजाइम अगर हमारे साइटोप्लाज्म में लीक हो जाए, लाइसोजाइम से कोई भी एंजाइम अगर हमारे साइटोप्लाज्म में लीक हो जाए, तो ये तो एक तो एक्टिवेट होंगे एसिडिक पीएच पे, और ये क्या करते हैं, जैव अणु को तोड़ते हैं। तो हमारे साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, और न्यूक्लिक एसिड भी होता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये एंजाइम एक्टिवेट होगा और धीरे धीरे इन सभी बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ने लगेगा। और अल्टीमेटली जो है हमारा सेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सेल के मृत्यु का कारण भी बन सकता है, अगर गलती से भी इससे कोई भी एंजाइम रिलीज हो जाए, लीक हो जाए तो। आगे क्या है, वैक्यूल। और वैक्यूल जो है, यह लास्ट ऑर्गेनेल है हमारे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। ये क्या होता है, यह मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और यह किस काम आता है, यह स्टोरेज के काम आता है, सिक्रीशन के काम आता है,
एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के काम आता है। कितने तरह के वैक्यूल होते हैं? टोटल 4 तरह के हमें वैक्यूल देखने को मिलते हैं। एक है साप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और गैस वैक्यूल। जो हमारा साप वैक्यूल है, यह किसमें देखने को मिलेगा? या प्लांट में देखने को मिलता है, या प्लांट सेल में देखने को मिलता है, और इसके मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कह देते हैं। जो साप वैक्यूल है, यह क्या करता है? यह प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। यह क्या करता है? प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, जिसके वजह से जो न्यूक्लियस है या सेंटर पर ना होकर पेरिफेरी पर चला जाता है, मतलब सेंटर से दूर चला जाता है। यही वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में भी देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? यह बहुत छोटा छोटा होता है या नहीं होता है, और इसी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो सेंटर में मिलता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक और डिफरेंस हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है वह लार्ज वैक्यूल के प्रेजेंट होने के कारण प्लांट सेल में पेरिफेरी पर चला गया है, और एनिमल सेल में जो वैक्यूल है ये या तो होंगे होंगे तो बहुत छोटे छोटे होंगे, और या तो नहीं होंगे, जिसके वजह से हमें न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे देखने को मिलता है। तो प्लांट सेल में ये क्या करता है? ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम जो है, 90% जगह जो है वह साफ वैक्यूल ऑक्यूपाई कर कर रखता है। आगे क्या है? फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल है या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बने हुए कोशिका में देखने को मिलता है, जैसे कि अमीबा में देखने को मिलता है। फूड वैक्यूल का क्या काम होता है? यह अमीबा को फूड इंगल्फ करने में, फूड को निगलने में मदद करता है। इंगल्फ फूड फ्रॉम आउटसाइड इन वैक्यूल। आगे क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है यह फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। हमारे एनसीईआरटी में 2 तरह का हमें वाटर देखने को मिलेगा। एक होगा मेरीन वाटर, और मेरीन वाटर दैट मीन्स समुद्र का पानी, और उस वाटर को छोड़कर जितनी भी हमें वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगी वो आ जाती है फ्रेश वाटर में। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ देखने को मिलेगा? या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज में रह रहे होंगे। और ये क्या करता है? अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर बॉडी में रह रहा है, तो उसमें क्या होता है? उसमें पानी चला जाता है, एक्सेसिव वाटर इंटर कर जाता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है या इसी पानी को बाहर निकालने में मदद करता है। हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ताकि सेल फट ना जाए, सेल को ये फटने से भी बचाता है। फिर आगे क्या है? गैस वैक्यूल। और एनसीईआरटी में इसका सिर्फ 2 ही पॉइंट दिया गया है कि यह बैक्टीरिया में पाया जाता है, और बैक्टीरिया में भी कौन कौन से बैक्टीरिया में पाया जाएगा? यह ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाएगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाएगा, और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा। तो हमने वैक्यूल में क्या देखा? वैक्यूल क्या है? ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो जो कि एक झिल्ली से घिरा है, और इसका 4 काम है। इसका काम क्या क्या है? स्टोरेज में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। फिर हमने देखा कि 4 तरह के वैक्यूल मिलते हैं। एक है साप वैक्यूल। साप वैक्यूल जो है वो प्लांट्स में देखने को मिलेगा, और इसके मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा? इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये क्या करता है? प्लांट में 90% जगह को छेक कर रखता है, 90% जगह को ऑक्यूपाई कर कर रखता है, जिसके वजह से प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो है वह सेंटर से दूर चला जाता है, पेरिफेरी पर चला जाता है। फिर हमने देखा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है, और ये क्या करता है? या अमीबा को फूड इंगल्फ करने में, खाना निगलने में मदद करता है। फिर हमने क्या देखा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है या किस में मिलता है? या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में ये क्या करता है? या एक्सेसिव वाटर को बाहर निकालने में मदद करता है, और एक्सक्रीशन में मदद करता है। फिर क्या था? गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल किसमें मिलता है? बैक्टीरिया में मिलता है, और कौन कौन से बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा? या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, और साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है।
तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को डिस्कस किया, जिसमें से कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रो बॉडीज और लाइसोसोम। एक हमने क्या था, वैक्यूल, माइक्रो बॉडीज नहीं, वैक्यूल, वैक्यूल। तो अब हमारा जो है वो न्यूक्लियस बचा हुआ है, सेंट्रोसोम बचा हुआ है, और जिसे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।